लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर नाम का चैप्टर शुरुआत करी थी। और उसके अंदर हम लोगों ने जो पहला टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था हाइब्रिडाइजेशंस। हाइब्रिडाइजेशन का निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा प्लस लॉन पेयर। ठीक। उसके बाद फिर डिग्री ऑफ कार्बन नाइट्रोजन देखे थे हमने। और हमने ये भी कहा था कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन और सॉरी हाइड्रोजन हेलोजन और ओ एच का यानी अल्कोहल का कोई डिग्री नहीं होती। वो डिग्री पे अपनी डिग्री के लिए कार्बन पे नजदीकतम कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इनका। हाँ, तीनों का देसी नाम था पैरासाइट्स। उम्मीद करता हूँ चमक रहा होगा। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने फिर बात करी थी, एक टेबल की बात करी थी, उसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें रिंग में एक sp3 एटम होना चाहिए। अगर दो हो तीन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। फिर हमने दो क्वेश्चन किए थे ताकि हमें ये टेबल समझ में आए। क्या आप रिवाइज करके आए? ना। तीसरा जो क्वेश्चन है इस टेबल पे बेस्ड, वो मैं आपको दे रहा हूँ। उसमें जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप अटेम्प्ट करें। कुछ कंपाउंड जो लिखे हुए हैं उन कंपाउंड के अंदर में नाम भी लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ध्यान रहे कि इनका नाम ये होता है। वैसे पायरिडीन जो है लास्ट सेक्शन में आ चुका है। आपके सामने जो कंपाउंड है उसको फिलहाल मैं एबीसी के फॉर्मेट में मार्क कर रहा हूँ। अब इन कंपाउंड में से हमें उन कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जो कि कैटेगरी में पूछ रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग उसको सही कर पाएंगे। आपको लिखना है, बोलना नहीं है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड इनमें से कौन कौन से वो मार्क करना है आपको। फिर हेट्रोसाइक्लिक, फिर हेट्रो एलिसाइक्लिक। मोबाइल को जो है वाइब्रेशन मोड पे रख दो या फिर साइलेंट कर दो ताकि हमें डिस्टर्ब ना आए। तुम मजे करो, वो टेंशन की बात नहीं है। बहुत जरूरी है जिंदगी में जो है इंस्टा टिंडर फिंडर बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो कैसे जिंदा रहोगे? भाई यूट्यूब के वीडियोज हैं, शॉर्ट्स हैं, वो भी देखेंगे ना। रील्स हैं और क्या, फेसबुक की 2 बार डी आ चुका है।
चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कोई भी नहीं है, ये वाला होमोसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक कैसे हो सकता है, यहाँ तो नाइट्रोजन आ रखा है। हाँ, तो ये जो है जिन लोगों को नहीं आता तो सीखें कि केवल आपको साइक्लिक देखना है, रिंग देखना है, रिंग में सारे के सारे कार्बन है तो ये होमोसाइक्लिक होगा। बी से लगाकर आप जी तक देखें तो आप देखोगे रिंग तो है, लेकिन रिंग में कार्बन के अलावा दूसरे हेटेरो एटम भी आ रखे हैं। क्या यहाँ तक ठीक है? तो इसका पहले का आंसर केवल ए ही होगा। कोई डाउट? बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो बी से लेकर जी जी तक हैं वो सारे के सारे यहाँ आएंगे। ठीक। अब सबसे ज्यादा जो लोचे होते हैं वो यहाँ होते हैं। बात करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में लास्ट सेक्शन में लिखा था कि मिनिमम 1 sp3 रिंग एटम होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर जो है वो है आपका एफ और ये जी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन जो है वो sp3 है और ये कार्बन भी यहाँ पर sp3 है, और इसमें तो सारे के सारे sp3 हैं। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। कोई दिक्कत नहीं। देखा जाए तो ये भी sp3 होगा क्योंकि लॉन पेयर है यहाँ पर दो ऑक्सीजन, ये भी sp3 है। एफ और जी जो है हेट्रो कंपाउंड है, साथ साथ में वो एलिसाइक्लिक है। नाउ डाउट ये है कि ये भी तो यहाँ पे भी लॉन पेयर है, ये भी तो sp3 है, तो ये काउंट क्यों नहीं किया? ये sp3 नहीं है बच्चों, ये आपका sp2 है। ये लॉन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में जा रहा है। ये लॉन पेयर इस पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट है, इसीलिए ये लॉन पेयर रेजोनेंस शो करेगा तो डीलोकलाइज हो जाएगा। जब ये डीलोकलाइज हो जाएगा तो ये अब हाइब्रिडेशन के फॉर्मूले में काम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से जो है यहाँ मूव कर रहा है। ये अच्छा, ये यहाँ पर रिंग में जितने भी कार्बन है 1 2 3 4, ये सब के सब sp2 हैं, तो ठीक है, कोई भी sp3 नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर जो है रिंग में चला गया, तो रिंग में जब चला गया तो ये खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर एक लोन पेयर जिंदा है, तो ऑक्सीजन के पास दो सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो 2+1, तो यहाँ पे हो गया ये sp2। सारे के सारे कार्बन sp2 हैं, तो ये भी जो है आपका सबके सब sp2 हैं, तो यहाँ पे एलिसाइक्लिक नहीं है। यहाँ पर लॉन पेयर, यहाँ लॉन पेयर, अगेन एक लॉन पेयर चला गया यहाँ पर, तो एक लॉन पेयर खत्म हो चुका है, एक लॉन पेयर भी जिंदा है। दो सिग्मा प्लस लॉन पेयर, तो ये भी आपका sp2 है, तो ये आपका सब के सब sp2 हैं। तो ये यहाँ तो खैर दिख ही रहा है, सी डी ई में ये जो सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब के सब sp2 हैं। इसी वजह से ये एलिसाइक्लिक नहीं है। एलिसाइक्लिक जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर है। कोई डाउट है क्या किसी को? तो एलिसाइक्लिक का मतलब तभी समझ पाएंगे जब आप कुछ सर्टेन क्वेश्चन करेंगे। एटम है कोई भी, हमने क्या कार्बन लिखा है क्या? अफीम फूक के आ रखे हो, गांजा फूक के आ रखे हो, क्या हिसाब किताब है? हैं? हाँ, सस्ता नशा का क्या आ रखा है ये, और आगे ही बैठा हुआ है। सल्टा दें इसको आज। चलिए एक और क्वेश्चन दे रखा है, 5 क्वेश्चन है, उसमें से आपको बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड और फ्यूज वाले जो हैं उनको आपको सेलेक्ट करके लिखना है। ट्राई करिए। जी। दो लोन पे डीलोकलाइज नहीं हो सकते, एक बार में एक ही करेगा। हो गया उधर वाला।
हो चुका है, डिस्कस करें। जो क्वेश्चन जो दे रखा है, बेंजीनोइड कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम सिंगल एक एटलीस्ट कम से कम एक रिंग तो हो, बेंजीन रिंग हो। अगर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में एक भी बेंजीन रिंग होगी तो उस कंडीशन पे उसको पूरे को कहा जाएगा बेंजीनोइड। रिक्वायरमेंट यही है कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। यहाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर आपका रहेगा A, B, N, C। ये और ये जो है नॉन बेंजीनोइड कहलाएंगे, तो डी और आपका ई जो आपको है वो नॉन बेंजीनोइड कहलाएंगे। ना बोला जाएगा फ्यूज। फ्यूज का मतलब होता है दो बेंजीन चिपकी हुई है, मतलब दोनों बेंजीन जो है दो कार्बन पे, यहाँ पर वो दो कार्बन जो है आपका वो फ्यूज्ड है। तो मतलब दोनों बेंजीन जो है यहाँ पर जो है फ्यूज्ड हो रखी है, दो कार्बन के साथ चिपकी हुई है, उसको बोलते हैं फ्यूज बेंजीनोइड। तो इसका आंसर आपका होगा बी। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? सॉरी, क्या दोनों जो हैं इन दोनों के अंदर क्या दो कार्बन कॉमन है क्या? एक भी कार्बन कॉमन नहीं है। यहाँ पर दोनों कार्बन जो है कॉमन है। तो मैंने कहा कि फ्यूज तब कहा जाएगा जब दो बेंजीन पूरी तरीके से चिपकी हो। इस बात का मतलब क्या है कि दो बेंजीन में दो कार्बन का एटलीस्ट कम से कम जो है वो कॉमन हो। इधर अगर मैं आपको ये कहूं यहाँ पर, इसका नाम है एंथ्रासीन, क्या ये फ्यूज कहलाएगा? क्यों कहलाएगा फ्यूज? कि ये दो बेंजीन जो है अगेन दो कार्बन से, अगेन ये दोनों बेंजीन जो है दो कार्बन से जॉइंट है। इसका नाम है नेफ्थलीन। लास्ट सेक्शन में बात हुई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने आसपास के जीवन में हमने कहा था, तो नेफ्थलीन की बॉल्स होती है, वॉशरूम में होती है, घरों के अलमीरा में होती है, अपने सूटकेस में जो है मदर रखते हैं। तो नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती है व्हाइट कलर की, उम्मीद करता हूँ देखा होगा आपने। तो ये नेफ्थलीन है, ये एंथ्रासीन है, ये बेंजीन है। ये दोनों नाम जो है बिल्कुल याद रखने हैं, ट्रोपोन और ये ट्रोपोलोन है। इसका जिक्र जो है एनसीईआरटी इसका कर रखा है। नाउ अंतिम क्वेश्चन उस टेबल बेस्ड, क्या आपको इन चारों कंपाउंड के अंदर पता करना है हेटेरो एटम्स कितने होंगे? पता करिए आप लोग। ये प्यूरिन और पिरीमिडीन बायो के अंदर भी आते हैं। अरे हाँ है ना।
जो प्यूरिन है वो 3 किस्म के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। अरे हाँ है ना, बिल्कुल सही, ये 3 होते हैं, ये 2 होते हैं। ऑल क्लियर, सब साफ है, सब साफ, तभी तो सब साफ ही तो है, कह लो यहाँ पे 3 होते हैं, 2 होते हैं ये। कौन कौन से होते हैं? एडिनोन, ग्वानिन, हो चुका है ना ये केमिस्ट्री के अंदर भी आएगा। तब तक तो अगेन पूरा जो है बिल्कुल संपूर्ण साफ हो जाएगा। पायरिडिन जो है वो 3 होते हैं, थायमीन, एडेनिन और यूरेसिल। 3, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, यही तो है। इसके अंदर 3 बार एम्स के अंदर यूरेसिल का उसने स्ट्रक्चर पूछा है। अभी कुछ दिनों पहले जो है लास्ट ईयर जो है जेई एग्जामिनेशन में इसमें थायमीन का जो है उसने पूछा हुआ स्ट्रक्चर। तो बेसिकली उनके अंदर ये न्यूक्लियस जो है वो कॉमन है, तो उसके अंदर आपको नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर तो याद करने ही पड़ेंगे, कोई चांस ही नहीं है। तो इन दोनों के अंदर जो है आपका न्यूक्लियस है वो ये है। बात करते हैं हेट्रोएटम्स की, इसका आंसर होगा 3। 3, एक ये, 2, 3, 1 होगा। 9, इसका डायग्राम जो है वो ऐसे होता है, CH9, यहाँ पर आपका आ जाएगा CO9, ये आपका CO ग्रुप, और 9 ऐसा, यहाँ ऑक्सीजन है। तो हमें देखना क्या है, हमें देखना है साइकिल के अंदर हेट्रोएटम्स जब भी पूछे जाते हैं आपको, तो आपको यहाँ पर रिंग में देखना है। तो रिंग में एक ऑक्सीजन है, ये दोनों बाहर हैं, बाहर वाले को काउंट नहीं करते हैं। रिंग को बनाने में कितने हेट्रोएटम बाहर रखे हैं? कौन सा फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे? स्टर, लिखा भी हुआ है। बताओ, इतने बढ़िया टीचर कहाँ मिलते हैं, तुम्हें लिखा भी हुआ है और मैं पूछ रहा हूँ बताओ कौन सा फंक्शन पे है, तो बोला स्टर। ये ना यहाँ पर, अभी जो पूरा जब IUPAC हो जाएगा उसके बाद मैं पूछूंगा कि भाई ये क्या है, तो बोलेंगे ऐसा 2 कीटोन है और बीच में जो है जो ईथर जो है बीच में जो है घुसा हुआ है। भाई ये एनहाइड्राइड है, क्या है ये? नो, इसका आंसर क्या होगा बताओ? क्या इस रिंग के अंदर 3 है क्या? ये क्वेश्चन 2 बार जेई में आ चुका है कि इस कंपाउंड, पूरा कंपाउंड गिवन है, उसमें पूछा गया था कि इसके अंदर कुल कितने लोन पेयर होते हैं। लास्ट सेक्शन मैंने कहा था कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, तुम भूल गए, लेकिन मुझे तो याद है, मैंने बताया था। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, हाइड्रोजन पर 3 लोन पेयर होते हैं। ऐसा कुछ बताया था? सट्टे मार रहा हूं मैं, बताया था? आपने रिवीजन किया था? तुम धोखा दे रहे हो ना, हाँ बोलो। हाँ, वो कह रहा हाँ, पीछे कह रहा हाँ हाँ धोखा दे रहा हूँ मैं। तुमने कसमें वादे खाए थे कि तुम लोग घर जाकर रिवाइज करके आओगे, तुम सूखे सूखे गए, तुम सूखे सूखे आए हो, बोलो हाँ। गीले होके आए हो। कितने लॉन पेयर हैं यहाँ पे, कितने हेटेरोटम है? 2। इसका सही आंसर जो है 6 लॉन पेयर है यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक सब सारे नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर होगा। तो हेटेरोटम्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पे आपका आएगा 2, यहाँ पे आपका आएगा 4। क्या चमक रहा है आपको? तो क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने फिलहाल इन क्वेश्चन के थ्रू हमने ये समझने का प्रयास किया है कि वो टेबल में क्लासिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा, कोई डाउट है पूछें। डाउट नहीं है तो नेक्स्ट जो हेडिंग है अपना वो है होमोलोगस सीरीज। रुको, होमोलोगस सीरीज क्या है पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको लिखवाता हूँ ना। देखो सभी लोग एक बार, होमोलोगस सीरीज में आपके सामने 3 कंपाउंड जो है वो यहाँ पर जो है फ्लैश हुए। इन तीनों कंपाउंड के अंदर क्या ये तीनों एल्केन है या एल्कीन है, अल्काइन है? तीनों एल्केन है। तो इन तीनों, ये जो है तीनों कंपाउंड एक ही परिवार के हैं, परिवार एक है मतलब तीनों का फंक्शन सेम है, एल्केन परिवार के हैं ये। अब एल्केन परिवार के ये हैं, तो मैं अगर पूछूं आपसे कि ए और बीच के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या क्वेश्चन क्या है?
ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इस रिश्ते को हम नाम देंगे, वो आपका है होमोलोगस। क्या नाम देंगे? होमोलोगस, एक दूसरे के ये। एक परिवार के जो दो तीन मेंबर मिलेंगे तो पूछेंगे भाई आपस में रिश्ता क्या है, तो हम बोलेंगे वो फैमिली मेंबर्स हैं। तो एल्केन परिवार के कोई भी दो मेंबर जब टकराएंगे और हम लोग उनके बीच में रिश्ते खोजेंगे तो हम ये पाएंगे कि इन वो दोनों आपस में एक दूसरे के होमोलोगस हैं। बी और सी, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ? कोई दिक्कत तो नहीं? ए और सी क्या कहलाएंगे? ये भी होमोलोगस ही होंगे। अब ये भी होमोलोगस हैं तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या निकलती है कि एक परिवार के कोई भी दो मेंबर जिनमें एक CS2 या एक मोर देन वन CS2 का फासला हो, इन दोनों में एक CS2 का डिफरेंस है और ए और सी के अंदर दो CS2 का डिफरेंस है, तो किसी भी फैमिली के दो मेंबर जिनमें CS2 का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं होमोलोगस, और ऐसे सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसका नेक्स्ट होमोलोगस होगा ये वाला, इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट वो होगा ये वाला। कुछ जा रहा है? इसका नेक्स्ट होमोलोगस ये वाला होगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या होगा? ये वाला होगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? हम लोग इसी चीज को जो मैंने ये जो बताया उसको डेफिनेशन में लिखते हैं, इसको चिपकाओ आप लोग। होमोलोगस सीरीज के लिए जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फैमिली सेम होनी चाहिए। गुप्ता परिवार के दो मेंबर को हम बोलेंगे तो बोलेंगे ये दोनों आपस फैमिली मेंबर है। ऐसा नहीं है आप कर सकते कि एक गुप्ता जी का लें एक शर्मा जी का ले लें। परिवार चेंज नहीं कर सकते, परिवार सेम ही रखेंगे। चलिए लिखे डेफिनेशन। A series of organic compound series of organic compound having same functional group having same functional group but differ by CH2 unit CS2 unit are called as homologous series. Are called as homologous series. फिर लिखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहला पॉइंट लिखिए, homologs have same function group. Homologs have same function group and same general formula. Same general formula. दूसरा पॉइंट लिखिए, homologs have, दूसरा पॉइंट लिखिए, homologs have different physical properties, but similar chemical properties.
पहले इन 2 पॉइंट को समझ लेते हैं। परिवार सेम होना चाहिए होमोलोगस के लिए या फिर अलग अलग होना चाहिए? भाई परिवार सेम मतलब फंक्शन सेम होगा तो जनरल फॉर्मूला भी सेम बनेगा। अगर जनरल फॉर्मूला नहीं निकालना आता है तो फिलहाल उसका क्वेश्चन करेंगे, समझाऊंगा ट्रिक क्या है उसको करने के लिए। तो सेम फंक्शन ग्रुप सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक। दूसरी बात, इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मास पे डिपेंड करती है। क्या इनका मास चेंज हो रहा है? नहीं, सेम ही तो है। क्या चेंज हो रहा है? क्या 14 का डिफरेंस आएगा? अगेन यहाँ पे 14 का डिफरेंस आएगा तो इनके वेट में अंतर आया तो मास में अंतर आएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर आएगा। लेकिन सिंस तीनों ये एल्केन परिवार के हैं तो फंक्शन एल्केन है। अब एल्केन है तो सबकी कहानी जो है केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी, रुको एक मिनट, रुको समझ लो। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी और केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अब ये होने के बाद एक नोट में बात लिखी है उसको समझाता हूँ। 1 2 3 डिग्री अमाइन डिफरेंट फंक्शन होती है। अमाइड भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये इस साल के जेई मेंस में आ रखा है। एल्कोहल फिनॉल भी अलग फंक्शन माने गए हैं। तो पहले तो मैं इसकी बात बताऊं। अमाइंस, पहली बात तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है अमोनिया। देख क्या रहे हो, इसको तो इनऑर्गेनिक में इतनी बार किया है, ऐसे देख रहे हो, पहली बार देखा है, देख रहा हो तुमने? इसका शेप वी शेप्ड होता है कि नहीं होता है? क्या शेप होता है बताओ? सीसा होता है ना? sp3 होता है ना ये? sp3 होता है। और शेप कैसा होता है इसका? पिरामिडल होता है। अरे हाँ, है ना? तो ये है अमोनिया। अगर हमें अमाइंस की बात करनी है तो अमाइंस हमेशा जो है आपका सबसे छोटा अमाइंस होगा वो ये होगा CH3NH2। ये आपका अमाइन है। तो बाय डिफॉल्ट अमाइंस जो होता है वो प्राइमरी अमाइन ही होते हैं। तुम्हें अमोनिया की डिग्री देना, अमाइन की डिग्री देना नहीं आता है? कैसे देख रहे हो? ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? एक। नौ CH3 नौ। यहाँ पर ये N, ये इसकी डिग्री क्या होगी? ये 2 डिग्री अमाइन है। और इस H को हटाकर मैं यहाँ पर एक CH3 लगा दूं तो क्या हो जाएगा वो? 3 डिग्री अमाइन। क्या आपको ये बात समझ में आई? ना, अब बात करते हैं अमाइड की, बात करते हैं। देखो बच्चों, अमाइड के अंदर सब बाय डिफॉल्ट जो पहला अमाइड बनेगा वो ऐसे होगा, मतलब आपका ये NH2 रहेगा। ये अमाइड का फॉर्मूला है। नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक। तो ये 1 डिग्री अमाइड है। अगर मैं इसको 2 डिग्री में चेंज करूं तो नाइट्रोजन का मैं एक और कनेक्शन यहाँ पे NH और नाउ ये कर दिया। अब बताओ कितना डिग्री हो गया ये तो 1 डिग्री हो गया, ये हो गया 2 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है? क्यों बोला 2 डिग्री हमने? क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच्ड है। 3 डिग्री करना होगा तो इस H को हटाकर अगेन एक CH3 लगा दूं। क्या ये समझ आपको आया? तो ये हो चुका, ये हो चुका है। बात करते हैं ये एल्कोहल फिनोल। ये एल्कोहल फिनोल नाम की जो चीज है उसमें दोनों में OH, इन दोनों में OH आता है। हमेशा OH आएगा। जब OH किसी बेंजीन से सीधा चिपका होगा, सीधा चिपका होगा, उसको बोलेंगे फिनोल। तो ना यहाँ पे OH जो है बेंजीन से लगा हुआ है तो हम बोलेंगे इसको फिनोल बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो हमेशा एल्कोहल ही काउंट होगा। ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है। ये अल्कोहल क्यों? ये तो फिनोल होना चाहिए था ना। ये फिनोल क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि OH जो है वो साइड में लगा हुआ है, बेंजीन से नहीं चिपका हुआ है। जब हम लोग पढ़ते रहेंगे तो कई लोग जो हैं वो बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं उनके अंदर। मैं जब ये लिखूंगा तो उनको बेंजीन ही नजर आएगा, क्योंकि उनको पता है कि जब ये डब्बा बनाते हैं ऐसा डब्बा तो ये बेंजीन ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि काफी चमत्कारी शक्ति होती है उनके पास। कौन सा शक्तियां होती हैं? हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि ये और ये ऐसे चमत्कार नहीं करने हैं। ये आपका फिनोल है और ये आपका अल्कोहल है। क्या आपको लगता है आपके बगल में जो बच्चा बैठा हुआ है, भोला सा चेहरा, वो ऐसे चमत्कार नहीं कर रहा होगा? बहुत ही बढ़िया। लिखो इसको। हम्म, चमत्कार पे चमत्कार करेगा वो। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। पीछे भाई लोगों, आपको समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर है?
पूरा साफ है? लिखो इसको, नोट को लिखो आप। डेफिनेशन जो थी उसको मैं अगेन बोल देता हूँ, जिन लोगों ने डेफिनेशन के अंदर जो है नहीं लिखा है। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, a series of organic compound having same functional group but differ by CS2 unit, known as homologous series. देखिए होमोलोगस सीरीज जो अपन पढ़ रहे हैं, जितना लिखवाया है उतना ही एनसीईआरटी में दे रखा है, ये तो नोट भी दे नहीं रखा है। तो पहला क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी बेस अगर नीट में आता है तो वो आपका आता है स्टेटमेंट वाइज, कि होमोलोगस सीरीज में जितने होमोलोगस होते हैं उनमें सेम क्या होता है और अलग अलग क्या होता है। क्या फंक्शन सेम होता है या डिफरेंट होता है? सुनते हैं ना, जनरल फॉर्मूला सेम होता है डिफरेंट होता है? सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है डिफरेंट होती है? डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है? सेम, आपको सेम होती है। तो ये स्टेट पहला क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट वाइज। ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों बनता है वो आपके सामने, इधर मैं आपको पहले समझाता हूँ फिर आप लिखना। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा और उसका नेक्स्ट होमोलोगस आपको आइडेंटिफाई करना होगा और 4 ऑप्शन गिवन होंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि नेक्स्ट होमोलोगस बनाते कैसे हैं। देखिए नेक्स्ट होमोलोगस अगर आपको बनाना है तो इस मॉलिक्यूल में आपको CS2 को ऐड करना होगा। किसको ऐड करना होगा? CS2 को। यहां से लगा यहां तक तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने यहाँ पर ये तो पूरा लिख लिया ऐसे। ठीक है, लिख लिया। नाउ एच CS2 को यहाँ पे डाला हमने या फिर यहाँ पर जो है इंसर्ट किया, तो ये H और ये CS2, तो नाउ ये बन जाएगा CS3 बन जाएगा। तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड जो होगा इसका नेक्स्ट होमोलोगस है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नाउ कई लोग बोलेंगे सर इधर नहीं, इसको इधर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। CS2 को इधर लिखो, बात तो एक ही रहेगी ना। दूसरा कंपाउंड यहाँ पर ये CS2 यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे CS2 ऐड करेंगे तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो नौ CS3, इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग CS3, नौ यहाँ का ये CS3 हो गया और नौ यहाँ पे हो गया CS3 हो गया। इसमें और इसमें दोनों में CS2 का ही अंतर है, तो ये भी आपके होमोलोगस नेक्स्ट होमोलोगस होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी एमाइन है और ये आपने जो बनाया टर्शियरी एमाइन, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपको नेक्स्ट होमोलोगस बनाना है तो CS2 का डिफरेंस के साथ साथ परिवार या फैमिली या फिर फंक्शन सेम रखना होगा। तो CS2 को आप कैसे ऐड करोगे? तो ना यहाँ पे आप बीच में ऐड करिए यहाँ पर। तो ना CS3 लेट से मैंने कहा यहाँ पर NH, नो यहाँ कर दिया CH2 और यहाँ कर दिया CS3। ये सेकेंडरी अमाइन है, ये सही है। इस CS2 को यहाँ लिखो या इधर लिखो, बात तो एक ही है। तो ये सही है। ना ये यहाँ पर मुझे इसका नेक्स्ट होमोलोगस बनाना है तो बहुत ही आसान है, इसके देखते हैं कैसे। ये रखा हमने यहाँ पर CH3, नौ यहाँ लिखा CO और नौ यहाँ रख दिया हमने OCH3। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा है? ईथर है और ये कीटोन है। क्या ये एस्टर है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये एस्टर है?
मुझे पढ़ के आना होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हमें कैसे पता पड़ेगा, तो हमें तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी कई लोग जो हैं फिलहाल जो हैं उनको ये लग रहा है यहाँ पर कि ये ईथर है, और मजे की बात है उनको हर चीज ईथर नजर आती है। ये सब जो है ये ऐसी ये सब ये क्या, ये भी सब ईथर है। अच्छा, उनको ऑक्सीजन देख के लगता है ये ईथर है। ये भी ईथर है ना, ऑक्सीजन आया ना यहाँ पे। नहीं नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होता है, ये तो एल्कोहल है, और ये सीओ जो है कीटोन में आता है। तो जब तुम यहाँ पे जो है तुम यहाँ पर जो है रायता फैला रहे हो, तो यहाँ पे फैला दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। जब सीओ और ओ एच कंबाइंड होते हैं तो बनाते हैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ओ आर ग्रुप और ये सीओ ग्रुप आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये बन जाते हैं आपस में एस्टर, ये ध्यान रखना है। अब इसका हमें होमोलोगस बनाना है, तो इस CH2 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो सब कहानी में ये ऐसा बनेगा, लेकिन फंक्शन यहाँ पे हो गया चेंज, तो नो, ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलोगस रखना है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही रखना पड़ेगा। तो CH2 को इस साइड आपको एड ऑन करना पड़ेगा। तो CH3 CH2 और नो आपका हो जाएगा CO, और ये आपका हो जाएगा OH। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये सही है। ये जो एस्टर है, एस्टर अपने घरों के अंदर परफ्यूम, डीओ, साबुन, जो आपका जितने भी घर में ऐसे केमिकल हैं जिनमें खुशबू आती है उसके अंदर ये रहता है, ये इसकी फ्रूट स्मेल होती है। जितने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये रियल के जो जूस आते हैं, ऐसे कंपाउंड पिकल्स आते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें प्रिजर्वेटिव रहता है तो उसमें ही रहता है। शैम्पू के अंदर आपका ये रहेगा, आपका कुल मिला के ये हमारे डेली लाइफ के अंदर जो है ये कंपाउंड काफी रहता है एस्टर। एल्कोहल है या फिनॉल है, फिनॉल के अंदर जो है हमें इसका नेक्स्ट होमोलोगस बनाना है। तो बनाते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, ये लो भाई हमने बना दिया, यहाँ पर ये रखा हमने CH2OH कर दिया। इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये अल्कोहल है क्या, ये हो नहीं सकता, ये तो फिनॉल है आपका। तो इसका जो है सही करें तो इसके अंदर हम कर सकते हैं, इसके अंदर ये आपका OCH3। ये कौन सा फंक्शन पे आ गया, इथर, ये एस्टर है। मैंने कहा तुम्हें एस्टर को बोल रहे हो ईथर, ईथर को बोल रहे हो एस्टर। बहुत ही बढ़िया। पत्नी को बोलोगे सास, सास को बोलोगे पत्नी। बस ऐसे एग्जाम्पल तो समझ समझ आते हो, महा ठरकी हो। ये एस्टर नहीं है भाई, ईथर है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है RR ग्रुप लगते हैं, इसको बोलते हैं ईथर। इसको बोलते हैं ईथर, क्या बोलते हैं, कंट्रोल योर इमोशन। मिलेगा मौका जीवन में आपके आएगा। मैं समझ पा रहा हूं, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन बड़े एक्साइट हो रखे हैं। ये ईथर है, क्या है ईथर, और ये ऊपर वाला क्या है, एस्टर। ये भूलोगे तो नहीं, कब तक भूल जाओगे, कल तक। ये नहीं हो सकता है। तो इसका नेक्स्ट होमोलॉगस बनाने के लिए हमें फिनॉल ही रखना पड़ेगा। तो ना यहाँ पर जो है इसके अंदर ये आपका OH रहा और ये आपका रहा CH3 रहा। फिर इसमें एक और होमोलॉगस बन सकता है, वो है मेटा पोजिशन पर। तो ना मेटा पोजिशन हमने लगाया CH3, और ना यहाँ पे जो है लगाया इसके अंदर आपका OH और आपका ये CH3, ना ये लगाया ऑर्थो मेटा पेरा, तो 3 होमोलॉगस है। तो कहानी का सार सुनो, अब यहाँ पे एक नया जो है स्टेटमेंट आ सकता है। हो सकता है किसी कंपाउंड के लिए एक से ज्यादा होमोलोगस नेक्स्ट होमोलोगस हो सकते हैं। यहां पर ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं, इसका नेक्स्ट ये भी हो सकता है और इसका नेक्स्ट ये भी हो सकता है, ऑर्थो मेटा पेरा। हम लोग CH2 को जोड़ रहे हैं, तो ये CH3 कहां से आ गया। मन की आंखों से देखो, क्या मन की आंखें हैं। तो ना यहाँ पर जो है H था, तो इसको हम मिलाया तो CH2 का हो गया CH3। तो ये तीनों ही सही आंसर हैं। क्या किसी कंपाउंड के नेक्स्ट होमोलोगस एक से ज्यादा पॉसिबल हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हुआ। चिपकाओ इसको, इसका नाम होता है, लिखो चलो एक बात।
फिनॉल में OH बेंजीन पर सीधा चिपका होता है। अगर बेंजीन से सीधा चिपका हुआ नहीं है तो सारी कंडीशन में अल्कोहल ही कहलाता है। नेक्स्ट मत करो। हाँ जी हाँ, लेकिन रखेंगे फिनॉल ही। होमोलॉगस सीरीज पर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बताया स्टेटमेंट वाइज बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट होमोलॉगस पता करना होता है, जो कि बहुत ही आसान है। हमने कुछ क्वेश्चन कुछ जगह मैंने आपको रॉन्ग किए ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ गलती इस तरह से होती है कि ऐसे हम लोग फंक्शन चेंज कर देंगे। भले ही उनमें CS2 का डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर CS2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर सिंस फंक्शन चेंज हो चुका है इसलिए वो होमोलॉगस नहीं है। अंतिम जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करें, उससे पहले एक काम करें, उसको आप तरीके से लिखें प्रॉपर। इन सबका नाम है, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम है एनिसोल, ये है ऑर्थोक्रिसोल, ये है मेटाक्रिसोल, ये है पैराक्रिसोल। ये बेंजीनोइड कंपाउंड जितनी भी हैं उनके नाम में आपको IUPAC के अंदर लास्ट में आपको मैं लिखवाऊंगा। तो अभी फिलहाल जितना है होमोलॉगस सीरीज में जितना लिखा हुआ बोर्ड पर उतना आप लिख लीजिए। इन दोनों को यहाँ पे बोर्ड पे क्यों लिखा हुआ है? लिखने के लिए। 11 में सब लिख के तो आ रखे हो भाई लोगों, ये क्यों लिखे गए यहाँ पर? तुमने आज कसमें वादे खा लिए हैं कि तुम्हें एस्टर और ईथर पता है, पहचान लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, देखो 11th में जो पाप कर रखे हैं उसको मैं धो दूंगा, लेकिन अगर यहाँ के पाप जो है यहाँ ही अगर अगर अभी तक नहीं खत्म हुए तो फिर उसके बाद फिर एक साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा। क्या लेना है क्या? वो मत लो। सबसे ज्यादा सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 12th के साथ होती है। इस जिस बेंच पे आप बैठे हुए हो लास्ट ईयर, इस बेंच पे जो है जो बच्चे थे, खूब मजे किए, खूब पढ़ाई करी, बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं। और मैक्सिमम जो है जो जानकारी में है हमारी, उनके जो नंबर हैं वो इतने बढ़िया नंबर है कि राजस्थान या फिर जिस स्टेट में है उनका बढ़िया कॉलेज मिलेगा उनको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तुम मजे मारना चाहो तो भी अच्छा बैच है, अगर तुम्हें लगता है पढ़ाई करनी चाहिए तो वो उसके लिए बहुत बेस्ट बैच है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ड्रॉप लेने पर दिक्कत ये आती है कि फिर उसके बाद कोई काम नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सिर्फ पढ़ाई होगी, और पढ़ाई होगी तो प्रेशर, जितनी पढ़ाई होगी उतनी ही प्रेशर आएगा, तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहता है। तो पढ़ाई है
प्रेशर है, फ्रस्ट्रेशन है, तो मैक्सिमम एनर्जी जो होती है उस दबाव को, उस प्रेशर को, उस फ्रस्ट्रेशन को झेलने के लिए दिक्कत आती है बच्चों को। इसलिए इस बैच में जितने भी हो, जितनी भी गलतियां आपने लास्ट ईयर कर रखी है, उनको समय देते हुए इम्प्रूव कर लो। और बहुत बढ़िया सिलेक्शन होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, जितना आप पढ़ोगे वही आपका जो है नीट में आएगा, वही एनसीईआरटी आपका आ रही घुमा फिरा के, तो उतना आपको एक्स्ट्रा एज है। चलिए बात करते हैं होमोलोगस सीरीज में जो अंतिम क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है। इधर देखो कि कोई भी आपको फंक्शन दे दे, आपको तीन इंफॉर्मेशन वो पूछ लेगा। पहला इंफॉर्मेशन तो ये है कि पहले मेंबर का स्ट्रक्चर पूछेगा। दूसरा है ये लिखा एमएफ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिमाग के घोड़े दौड़ा होना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेकंड मेंबर का। और थर्ड मेंबर का जो है आपका वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका पता करना है। तो अगर हमें यहाँ पर पहला मेंबर का स्ट्रक्चर पता है तो हम बाकी की इंफॉर्मेशन को आराम से निकाल सकते हैं। तो ये रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, तो बस ये आपको है पता लगाना है। इधर देखो ईथर पता है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट ईथर कौन सा हो सकता है, इधर आ रहे इधर आ रहे, तो ये एक कार्बन, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो देखो ये लिखा हुआ है CH3, नो यहाँ लिखा OCH3, ये ईथर है। हमें सेकंड मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो हमें यहाँ पर CH2 को ऐड करना होगा। CH2 को हमने ऐड किया ऐसे, तो ना कितने कार्बन थे पहले, दो, एक कार्बन को ऐड किया तो कार्बन कितने हो जाएंगे बच्चों, तीन। ना कितने हाइड्रोजन थे पहले, 6, दो O को ऐड किया तो कितने हो गए, ये आपका हो गया। ना मुझे अगर थर्ड लिखना है तो ना CH2 को आपने ऐड किया तो ना यहाँ क्या आ जाएगा C4H10O, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ना एल का डाइंस, अच्छा डाइंस का मतलब क्या होता है बताओ, किसी मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड होने चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड कौन सा हो सकता है, कितने मिनिमम कार्बन होने चाहिए, तीन हो सकते हैं। इसका नाम था एलीन, हमने लास्ट सेक्शन की शुरुआत में किया था। ना इसके अंदर सेकंड लिखना है मेंबर, बताओ क्या होगा, C4H6, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिखा हमने ये, इसमें CH2 को ऐड कर दिया। ना यहाँ क्या आएगा बताओ, C5H8, क्या आपको याद आ रहा है ना। अब मुझे लिखना है इन और आइन, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, मिनिमम से मिनिमम कितने कार्बन चाहिए। तो ना यहाँ पर तीन कार्बन से नहीं हो पाएगा, तीन कार्बन से क्यों नहीं हो पाएगा, कर लें तो देखो ऐसे कर लें तो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कार्बन के 5 वैलेंस से हो चुकी है, 1 2 3 4 5, यू विल गेट नोबेल प्राइज। तो ऐसा नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको हम लोग हटा कर जो है इसको ऐसा लिखें। अरे हाँ है ना, डबल बॉन्ड भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ चुका है, पहला हुआ स्ट्रक्चर। ना यहाँ पर आपका इसका सेकंड नंबर का क्या होगा बताओ, C5, हाँ H6, कोई दिक्कत तो नहीं है। ना यहाँ बताओ C6 वो H, नो देखते हैं आप में से कार्बोक्सिलिक एसिड परिवार का पहला मेंबर सबसे सबसे स्मॉलर वो होता है HCOOCH3 या सॉरी OH, ये है फॉर्मिक एसिड। क्या है ये, अगर एस्टर की बात करूंगा तो भी ऐसा लगेगा IHCO यहाँ आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा CH3। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड परिवार का पहला मेंबर है, अगर आपको नहीं पता तो याद रखना चाहिए। ये एस्टर परिवार का पहला मेंबर है, ध्यान रखना चाहिए। ये फॉर्मिक एसिड जो होता है, जो लाल चीटियां काटती है, जलन होती है, तो वो उसी के उसके डंक में या उसके जो है पॉइजन में आपका ये केमिकल रहता है जिससे जलन होती है। ये फॉर्मिक एसिड उन्हीं के नाम से दिया गया है ना। तो ये पहला मेंबर हुआ। दूसरे मेंबर का उसका मुझे बताओ फॉर्मूला बताओ, C2H4O2। ना बताओ थर्ड, C4H6O2। ना यहाँ बताओ मुझे C3H6O2। ना यहाँ आएगा C4H8O2। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये सब रट्टा मारने पड़ेंगे ना, ये रट्टा मारने नहीं है। आपको अगर पहली बात तो ये कि आपको जो लिखवाया गया उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है इन पांच में से जो है कोई ना कोई एक जो है वो दे देता है, या तो एस्टर दे देता है या फिर डाइंस या आपका इनाइन दे रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि ये इनका पहला मेंबर पता होगा, तो बाकी की इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ से जो है निकाल सकते हैं। चिपकाओ इसको।
होमोलोगस सीरीज के अंदर एक शब्द का जिक्र था, वो था जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं अभी फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ, आप इसको कॉपी करें, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। होमोलोगस सीरीज के बाद बात करते हैं जनरल फॉर्मूले के अंदर। जनरल फॉर्मूले को निकालने की जो है ट्रिक है, जो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, उसको आप लोग देख लीजिए, सारे क्वेश्चन जो है आपसे हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको ये एग्जाम्पल को समझा के बताऊंगा कैसे करते हैं। आपको बस केवल एक चीज याद रखनी है, CnH2n+2। ये आप एल्केन का याद ध्यान होगा आपको। क्या लिखा हुआ है ये बोलना पड़ेगा आपको, CnH2n+2, ध्यान रहेगा ये। अब आपको जो भी कंपाउंड दिया जाए उस कंपाउंड को आप देखना, उसमें अगर एक पाई बॉन्ड हो या एक रिंग प्रेजेंट हो तो वहां पर आप 2H को हटा देंगे, यहां से इस फॉर्मूले से 2H को हटा देंगे। 2H को हटाएंगे तो क्या बनेगा बताओ मुझे, CnH2n, क्या ये बनेगा, ये बन जाएगा। तो नाउ ये अपना जनरल फॉर्मूला हो जाएगा उस कंपाउंड के लिए जो दिया गया है। अगर जो भी कंपाउंड दिया जाए उसमें अगर हेलोजन हो तो उसमें से एक H को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे करता हूँ 1H को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस फॉर्मूले से। तो नाउ यहाँ क्या बनेगा बताओ, CnH2n+1। सिंस ये हेलोजन है तो नाउ हमें हेलोजन को भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा, तो ये हेलोजन को हमें लिखना होगा। तो ये अपना सेकंड वाले कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। अगर उस कंपाउंड में इनकेस अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये ये प्रेजेंट होंगे, हमें वो दिया जाएगा पेपर में कि आप किसी एमाइड का निकालो या फिर एस्टर का निकालो या फिर हेलाइड का निकालो, तो सब दिया जाएगा। अगर उस कंपाउंड में अगर एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वहां पे हमें एक H को ऐड करना होगा, एड ऑन करना होगा। तो एक H को एड ऑन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ना लिखा CnH2n+3, और ये आपको नाइट्रोजन को लिखोगे तो ना ये बनेगा कंपाउंड इस तरह से। अच्छा यहाँ पर दो पाई बॉन्ड हो तो -4H करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक पाई बॉन्ड हो एक रिंग दोनों हो तो भी हाँ, तो ये हमने इसको स्लैश किया है। अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो 2H इसके 2H इसके, तो 4H को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं एक, चलो पहला एग्जाम्पल ये आपको ऐसे दिया जाएगा, अमाइड, और ब्रैकेट में से लिख के दिया जाएगा कि अमाइड का जनरल फॉर्मूला पता करें। मेन फॉर्मूला कौन सा है बोलो एक बार, CnH2n+2, क्या लिख दे, ये ध्यान रहेगा। फिर आप देखो इसमें क्या यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड है क्या, क्या कोई रिंग है क्या, केवल एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है तो कितने H सब्ट्रैक्ट करें, तो 2H यहाँ पे सब देखो मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, 2H -2 लिख दिया ना। यहाँ पर कोई हेलो, यहाँ पे कोई हेलोजन है क्या, क्या यहाँ कोई नाइट्रोजन है क्या, तो एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे +1, हमने यहाँ +1 कर दिया। यहाँ पर कार्बन हो चुका है, हाइड्रोजन हो चुका है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे दो हेट्रोएटम भी हैं, मतलब आपका दो अलग एटम भी हैं, एन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ना यहाँ पे आपका एन भी लिख दो, आप लिखो ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है, ये एन और ओ क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें जनरल फॉर्मूला बनाना है, मतलब जो एटम्स है वो लिखने पड़ेंगे। अब यहां से आपके ये दोनों कट जाएंगे, +2 -2 आपस में कट जाएंगे, तो क्या बनेगा बताओ, बोलना पड़ेगा आपको CnH2n+1
फिर आपका क्या आ जाएगा ANO। क्या ये सही है? पहला एग्जाम्पल समझ में आपको आया? दूसरा एग्जाम्पल मैं करूं या फिर आप लोग कर पाओगे? ठीक है, इसको आप लोग लिखें, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करें।
हो चुका है, डिस्कस कर रहे हैं। नो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला है उसके लिए हमें कोई रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग जो है थोड़ा सा रूलिंग को फॉलो करेंगे, उस कंडीशन पे वो सारे क्वेश्चन जो है आपके हो जाएंगे ना। यहाँ पर जनरल फॉर्मूले के अंदर जो मेन फॉर्मूला है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि वही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में या पेपर में गिवन है, उसके हिसाब से आप लोग जो है लिखते रहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर हमें जनरल फॉर्मूला निकालना है तो पहले क्या लिखना पड़ेगा होगा आपने, CnH2n+2 लिखना होगा। पाई बॉन्ड गिवन है तो -2 कर दें ना। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई रिंग नहीं है, यहाँ पे कोई हेलोजन नहीं है, यहाँ पे कोई नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन को आप लिख दीजिए क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तो हो चुके हैं, ऑक्सीजन नहीं हो चुके ना। ये कोई O2 हो जाएगा ना, ये कट जाएंगे 2 से 2। तो जो फॉर्मूला बनेगा आपका बनेगा CnH2nO2। क्या ये बनेगा? एस्टर का भी यही बनेगा। अरे हाँ, है ना। आप लोगों को गलत हो चुका है ना। क्या यही आया है एस्टर का? बताओ एल्डिहाइड का क्या होगा, बताओ। सेम ही आएगा, CnH2nO। क्या ये आएगा? लास्ट में एक बहुत बढ़िया है, वो आपका है कार्बोक्सिलिक या फिर एसिड हैलाइड। नाउ यहां पर CnH2n-1 आया या 3 आएगा? 1। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा? क्या Cl आएगा? O भी आएगा और Cl भी आएगा। O फिर आपका आएगा Cl, ये दोनों ही यहाँ पर रहेंगे। +1 आएगा। Cl जब आपको आता है तो -H, एक H को हटाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे +2 था, उसमें पे माइनस करेंगे तो ना यहाँ पे ये हटेगा इसके अंदर। फिर उसके बाद फिर क्या आएगा? पाई बॉन्ड है तो अब 2 भी है, -2 भी है और -1 भी है, तो -3 हो जाएंगे इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ ये चमक रहा होगा आपको। नाउ तो हमने जो होमोलोगस सीरीज थी, सारे क्वेश्चन किए ये जनरल फॉर्मूले के अंदर। बच्चों आपको ये सब, ये फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप तो बस इसको ध्यान रखो, इसको फॉर्मूले को। बाकी की 3 बातें जो हैं उसके आप सारे जो है क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है, हम लोग यहाँ से नेमिंग की बात शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉमन नेम। कॉमन नेम जो लिखा गया है, रुको रुको पहले समझाता हूँ मैं आपको। जब IUP आज की डेट में कोई भी साइंटिस्ट जो भी नया कंपाउंड बनाता है, उसका नाम IUPAC के हिसाब से ही करना होता है। लेकिन बहुत समय पहले 1920 के आसपास, उस समय IUPAC नहीं था, तो उस समय जनरल फॉर्मूले से लोग जो है वहां पर किसी कंपाउंड का नाम रख रहे थे। तो दिक्कत क्या थी उसके अंदर? दिक्कत ये थी कि हर कंट्रीज के रूलिंग में कुछ मिसमैच थे, या कुछ अलग अलग टाइप दे रखे थे। जापान में अलग नाम चल रहे थे, यूरोप में अलग नाम चल रहे थे, और USA में अलग नाम चल रहे थे। तो इसीलिए इंडिया में था ही नहीं। इंडिया तो अपन तो उस समय जो है, हाँ हाँ बोलो बोलो। रशिया में क्या चल रहा था तुम्हें जानने की उत्सुकता है? बाहर आके मिलो मुझे उस खोपचे में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बाहर आओ, हवेली पे आओ बेटा। चलिए, तुम समझ पा रहे हो या अभी तक डोरेमोन के ही? कई लोगों का शरीर बड़ा बलिष्ठ हो चुका है, लेकिन कई लोग जो है अभी मन से अभी तक जो है डोरेमोन सिंचन वाले मोड में ही है। चलिए लौट के आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो पुराने समय में जो कॉमन नेम था उसमें बहुत अलग अलग तरह की रूलिंग्स थी। रूलिंग को लेकर सारे साइंटिस्ट एक मत भी नहीं थे, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। लेकिन IUPAC करते हुए इन बातों को ध्यान रखा गया। अच्छा, एक चीज और ये भी थी कि कॉमन नेम सिस्टम जब लेके आया गया, उसमें बहुत कम कंपाउंड ही नॉन थे।
तो वहां पर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ज्यादा नॉन नहीं थे, इसलिए ये जो कॉमन नेम है वो कुछ कंपाउंड तक तो ठीक है, लेकिन बड़े बड़े कंपाउंड्स पर ये काम नहीं कर पाता है। नाउ, तो अब ये जब फेल हो चुका था, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि कॉमन नेम में ऐसे कई नाम थे जो इतने पॉपुलर थे, उनको आईयूपीएसी ने एज इट इज एक्सेप्ट किया। जैसे आप पढ़ते हो बेंजीन, पढ़ते हो ना बेंजीन, बेंजीन हुआ, ये फॉर्मिक एसिड हुआ, ये एसिटिक एसिड हुआ, ये सब जो है आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर रखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कॉमन नेम में बहुत सारे ऐसे नाम है, फिनॉल हुआ, एनिलीन हो गया, ये सब नाम कॉमन नेम ने दिए हुए हैं, एनिसोल हुआ, ये सब नाम जो है कॉमन नेम से आए हैं, और इनका फ्रिक्वेंटली यूज हुआ एनसीईआरटी के अंदर। तो इसलिए हमें इन सब के बारे में एक बहुत ही प्राइमरी लेवल पर पढ़ना बेहद बेहद रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं कि कॉमन नेम जो सिस्टम थे वो कितने तरीके से दिए गए थे। तो तीन सिस्टम थे आपका, प्रीफिक्स सिस्टम, रेडिकल सिस्टम, कार्बन कार्बन प्लस फंक्शनल सिस्टम। इन तीनों को वन बाय वन करेंगे। पहले आपका आता है प्रीफिक्स सिस्टम। प्रीफिक्स सिस्टम में तीन प्रीफिक्स थे, एन, आइसो और नियो। इन प्रीफिक्स को जब भी लिखा जाता है, तो मैं लिख रहा हूं, प्रीफिक्स लिखेंगे पहले, और उसके बाद फिर आप जितने भी कार्बन हैं उन सबको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है नोट करेंगे। रुको रुको रुको, प्रीफिक्स लिखने के बाद आप लोग जो हैं इसके अंदर टोटल कार्बन को लिखेंगे, ये तरीका है। तो प्रीफिक्स लिखेंगे कब? तो ये आपका है एन है वो स्ट्रेट कार्बन चेन के लिए, आइसो जब आता है तो 1 मिथाइल ब्रांच एट सेकंड लास्ट कार्बन, और नियो शब्द आता है वो 2 मिथाइल कार्बन या फिर 2 मिथाइल एट सेकंड लास्ट कार्बन के लिए लिखेंगे। लिखना मना है, देखो स्ट्रेट चेन है तो यहाँ पे लिखेंगे एन, कितने कार्बन है, चार, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका एन ब्यूटेन, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर ना। स्ट्रेट चेन है। अभी दिमाग में आईयूपीएसी मत लेके आना, जो कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम के हिसाब से चल रहे हैं ना। यहाँ आएगा एन और फिर आपको आ जाएगा पेंटेन, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या एक मिसाइल की ब्रांच है, तो ना यहाँ आएगा आइसो। ना कितने कार्बन टोटल, टोटल कार्बन कितने हैं, चार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आइसो ब्यूटेन। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपका हो गया आइसो ब्यूटेन। ना यहाँ क्या आएगा आइसो पेंटेन, तो ये आपका आएगा आइसो पेंटेन, ठीक ना। यहाँ देखो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, सेकंड लास्ट किसी भी कार्बन पर, आप इधर से देखो इधर से देखो, किसी भी लास्ट सेकंड लास्ट टर्मिनल पर किसी भी तरीके से किसी भी एंड से देखें, हमें आईयूपीएसी नहीं करना है, हमें केवल ये देखना है कि इस किनारे से या इस किनारे से सेकंड पर एक मिथाइल ग्रुप है, इसे बोला आपने आइसो। इस किनारे या इस किनारे से दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो नाम क्या आएगा इसका, नियो। नियो टोटल कितने कार्बन है, पांच। देखो नियो शब्द के लिए कम से कम 5 कार्बन होना बेहद बेहद रिक्वायर्ड है ना। यहाँ पर नियो है, आइसो है, ये नियो है, तो ना इसका नाम आएगा नियो, और क्या आएगा आपका नियो हेक्सेन, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन नेम वालों से जब ये नाम दे रहे थे प्रीफिक्स के थ्रू, तो एक सरप्राइजिंगली एक कंपाउंड था, उसका नाम दे दिया गया है, वो था आपका आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन जब ये नाम मार्केट में आया, तो कॉमन नेम के जो दुश्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉमन नेम वालों से पूछा कि आपने इसका नाम आइसो क्यों दिया। तो इन साइंटिस्ट ने ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि इधर से सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ब्रांच है, इसका नाम हमने आइसो दिया। तो जो दुश्मन साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि आप इधर से देख रहे हो, अगर इधर से देखोगे तो ये नियो भी तो हो सकता है। अरे हाँ है ना, नियो क्यों होगा इधर से, दो CH3 है। तो वास्तव में बात सही थी कि इधर से देखने पर तो नियो है, इधर से आपका जो है देखने पर आपका आइसो है। तो इन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी, इसलिए कहते हैं कि ये जो जो आपका आइसो शब्द है वो 7 कार्बन तक तो ठीक ठाक काम करता है, लेकिन उसके बाद जो कार्बन है उसमें सही तरीके से अप्लाई नहीं हो पाता है। यही रीजन है, ये उन वजहों में से एक वजह है। इट इज नॉट प्योरली वन रीजन, केवल एक वजह, ये उनमें से एक वजह में से एक वजह है जिसकी वजह से इसको हटाकर फिर बाद में आईयूपीएसी लेके आया गया। इसका नाम अभी भी आइसो ऑक्टेन ही चल रहा है, क्योंकि वो पॉपुलर था इसलिए इसको लिखा गया इसको। क्या आपको ये समझ में आया क्यों एक्सेप्शन है ये? इधर से तो आइसो दिख रहा है, इधर से क्या होगा, नियो है, तो फिर इसको इसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाला गया। चिपकाओ इसको।
आज का होमवर्क में लिख लेता हूँ। होमवर्क जो है, पहला, आपके मॉड्यूल में जो पेज नंबर 5 है वहां पर एक फंक्शन की लिस्ट लिखी हुई है, सीनियरिटी लिस्ट है, उसको कॉपी करना है, उसको बिल्कुल तोते के रट्टा मारना है। फिर सेकंड जो है वो एग्जाम एक्सरसाइज 1 के अंदर 1 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक्सरसाइज में 1 2 3 आपको क्वेश्चन करने हैं। पहला काम क्या करना है, लिखना है और फिर रट्टा मारना है। इसकी तरह, क्या आपको लगता है कि आपका बगल वाला जो छोरा ये कर पाएगा, आपको लगता है? हाँ, उसको बोल दो पड़े प्यार से कि ये लिस्ट को याद करना है। बोलो एक बार सभी लोग, प्यार से बोलना है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, आपको भी ये चीज है, आपका जो है लिस्ट को याद रखना है। अगर ये नहीं कर पाया तुम्हारे बगल वाला छोरा, तो क्या करोगे, उसको बोल दो कान में। सुन लिया तुमने? बहुत ही प्यारा जो है इन्होंने जो है शब्द कहे होंगे आपको। एक्चुअली वो क्या है, फंक्शन की लिस्ट है, वो सीनियरिटी लिस्ट है। सबसे ऊपर जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके बाद होता है सल्फोनिक एसिड होता है, फिर होता है एनहाइड्रेट, उसके बाद जो है नीचे तुम धूम मचाते हो। तो वो लिस्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, आप भी होमवर्क करें, लिस्ट को याद रखना है।